अब देखो, अब एक इंटरेस्टिंग कंडीशन रहेगी। मेरे करंट की वैल्यू क्या है? ई नॉट अपॉन जेड। सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस। तो देखो, मेरा मैक्सिमम करंट आई नॉट विल बी ई नॉट अपॉन जेड। जेड की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वेयर। सो देखो, अब हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ आई नॉट will be maximum when value of z is minimum. That is xl minus xc is minimum, and that is xl equal to xl minus xc equal to 0. क्या सही है? देखो, ये ऐड करने वाला पार्ट है। एक्सेल और एक्सी में से कोई भी बड़ा हो, ये वैल्यू पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, इसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो जब तक हम आर में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, जब तक हम आर में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा। ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हमें आई की वैल्यू मिनिमम कब रहेगी ये देखना पड़ेगा। सो यह आ जाएगा ई नॉट अपॉन जेड मीन, और जेड की वैल्यू मिनिमम तब रहेगी जब एक्सएल माइनस एक्सी रहेंगे तब। अब एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0 ये कब रहेगा? सो ये कंडीशन आ जाएगी एक्सएल इक्वल टू एक्सी, दैट इज ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, दैट इज ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। जिसे इसे कहा जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाएगा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या सही है? इसे कहा जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, इसको अब जरा समझ लेते हैं। देखो, ये ये ओमेगा, ये कहाँ से आया है? सर, ओमेगा आया है हमारे रिलेशन से। सो दिस इज एक्चुअली ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। और हमने रेजोनेंस ये वो देखा है जब हमारी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी या इन रियल लाइफ कंडीशन हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की, हमारे डिवाइसेस की, हमारी बॉडीज की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है। ठीक है? डिपेंडिंग ऑन उसके ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। सो अगर इस प्रकार की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इतनी अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, तो वहां पर रेजोनेंस की कंडीशन आती है
and amplitude of vibration will be maximum in such conditions. Amplitude of vibration will be maximum in such condition. ठीक है. सो देखो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो होती है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस स्ट्रक्चर के ऊपर, उस डिवाइस के ऊपर वो डिपेंड रहेगी. ठीक है. जैसे हमने ये सुना है कि किसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है, और उस केस में अगर उसके ऊपर से मार्च करते हुए सोल्जर्स अगर जाते हैं तो मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी इतनी होगी तो ब्रिज जोर जोर से वाइब्रेट होने लगता है, एंड इन दैट केस वो ब्रिज डैमेज भी हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई सोल्जर्स को कहा जाता है कि ब्रेक योर रिदम. वो मार्चिंग की रिदम ब्रेक कर दो, आपके चलने का जो रिदम है, फ्रीक्वेंसी है, उसे ब्रेक कर दो. नॉर्मली ब्रिज को क्रॉस करो और फिर ब्रिज होने के बाद फिर से आप आपकी परेड चालू रख सकते हो. सो ऐसे ही हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जिसमें रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और कैपेसिटर है, और उसका मिलाकर कुछ ना कुछ इम्पीडेंस हो रहा है, तो इस केस में मैक्सिमम करंट कब रहेगा? जब इम्पीडेंस मिनिमम रहेगा. ठीक है. अब ये इम्पीडेंस मिनिमम कब रहेगा? सो एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू जब मिनिमम रहेगी तब. अब ये वैल्यू उस केस में मिनिमम रहेगी जब ओमेगा, दैट इज ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या ड्राइविंग जो सोर्स है उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी इज 1/√LC रहेगी तब. और इस केस में क्या होगा? सो ये जो ग्राफ बनेगा करंट एंड वोल्टेज का, ये अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू है, इसको ओमेगा नॉट कहना पड़ेगा. ये स्पेशल कंडीशन है ना. कौन सी कंडीशन है? जब रेजोनेंस आ रहा है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ओमेगा रहेगी, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहेगी. सो ओमेगा नॉट यहाँ पर, और ये करंट यहाँ पर है. सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर हमारा ये जो करंट है, ये इस प्रकार से रहेगा. अगर मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू कुछ तो अलग रहेगी, तो यही ग्राफ इस प्रकार से आएगा. बट इस ओमेगा नॉट इतने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर हमारा ये मैक्सिमम करंट ये मैक्सिमम रहने वाला है. क्या सही है? ओमेगा नॉट से फ्रीक्वेंसी कम तो भी करंट कम रहेगा, ओमेगा नॉट से फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो भी करंट कम रहेगा. इस ओमेगा नॉट इस फ्रीक्वेंसी पर हमारा करंट मैक्सिमम रहता है. अब आपको शायद से एक चीज ध्यान में आएगी. आप आपके रेडियो को ट्यून करते हो. रेडियो को ट्यून करते हो मतलब क्या करते हो? आप ये ओमेगा नॉट की वैल्यू, रेडियो जब हम एडजस्ट करते हैं तब ये इंडक्टर एंड कैपेसिटर की वैल्यू इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं सो दैट ये जो ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी है ये आने वाला जो सिग्नल है उसके साथ मैच हो जाए. और फिर उस केस में क्या होगा? अवर डिवाइस विल बी इन रेजोनेंस विथ इनकमिंग रेडियो वेव्स. और फिर उस समय हमें सबसे अच्छा सिग्नल हम रिसीव कर पाएंगे
बिकॉज अवर डिवाइस एंड आने वाले सिग्नल जो है दे आर इन रेजोनेंस। क्या आया क्या ध्यान में? ठीक है, सो लगे तो ये लिख लेंगे। ओके, पहले तो रेजोनेंस क्या होता है ये लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा? द रेजोनेंस कंडीशन इज दैट कंडीशन व्हेन सोर्स फ्रीक्वेंसी मैचेस विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिवाइस एंड एट सच कंडीशन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड हमारा ये मैक्सिमम रहेगा। फिर हम आगे जाकर कह रहे ड्यूरिंग ट्यूनिंग ऑफ रेडियो we vary capacitance C such that the resonant frequency of device matches with incoming radio signal and in such case amplitude of current in the circuit is maximum। अब देखो, हाँ, एक चीज ध्यान में आनी चाहिए। रेजोनेंस तब होगा जब सर्किट में इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दोनों ही होंगे। सिर्फ इंडक्टेंस है तो भी रेजोनेंस नहीं होने वाला है, सिर्फ कैपेसिटेंस है तो भी रेजोनेंस नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू ये हमें मिनिमम करनी है, करंट मैक्सिमम करना है, तो एक्सएल माइनस एक्सी ये जीरो होना चाहिए। सिर्फ इंडक्टेंस है तो भी आर में कुछ ना कुछ ऐड होने वाला है, सिर्फ कैपेसिटेंस है तो भी आर में कुछ ना कुछ ऐड होने वाला है। एंड उस केस में हमें ओमेगा वेरी करने का कोई ऑप्शन अपने पास नहीं रहेगा। ओमेगा आप तब वेरी कर पाओगे जब आपके पास एल और सी ये दोनों है और इनको एडजस्ट करके इस प्रकार से हम कंडीशन लाएंगे कि ये वैल्यू मिनिमम हो जाए। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस।
देखो एग्जैक्टली रेजोनेंट कंडीशन इतना ही हाँ। सो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है? हमने अभी देखा कि हमारा करंट मैक्सिमम कब रहेगा, जब ये कंडीशन आ जाएगी इम्पीडेंस मिनिमम वाली, दैट इज अंडर रूट आर प्लस एक्सएल विच इज ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। सो यहाँ पर मैक्सिमम के लिए ये वैल्यूज ओमेगा नॉट रहेगी और ओमेगा नॉट शुड बी इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी। ठीक है, क्लियर। और इस केस में फिर आप कहोगे आई नॉट की वैल्यू, आई की वैल्यू मैक्सिमम रहने वाली है, जिसको आप वी एम अपॉन आर कहोगे, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। देखो ये नॉर्मल करंट का रिलेशन है, आई नॉट इक्वल टू वी एम अपॉन अंडर रूट जेड। जेड को हमने इस प्रकार से जानबूझ कर लिखा। ठीक है, अब फॉर रेजोनेंस ओमेगा नॉट की वैल्यू रहनी चाहिए वन अपॉन एल सी, जनरल रिलेशन। फॉर रेजोनेंस ओमेगा नॉट विल इक्वल टू वन अपॉन एल सी, और इस केस में करंट मैक्सिमम रहेगा जो रहेगा वी नॉट अपॉन आर। ठीक है, अब हमेशा हमेशा ये वाली कंडीशन अचीव करना ये पॉसिबल नहीं होता है। सो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं वी चूज वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच करंट एम्पलीट्यूड is 1 by root 2 times of मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर करंट मैक्सिमम रहा तो देखो यहाँ पर पावर कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा रहेगा। सो आपको रेजोनेंस तो चाहिए बट पावर कंजम्पशन भी कम चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप ओमेगा की ऐसी वैल्यू कंसीडर करोगे कि करंट विल बी 1 by root 2 times of I max, and in such case power dissipated in the circuit will be half। नॉर्मल ये रेजोनेंस वाले कंडीशन में जितनी पावर खर्चा हो रही है उसके हाफ पावर अगर आप ये ओमेगा की वैल्यू लेते हो जहां पर करंट 1 बाय रूट 2 टाइम्स है तब रहेगा। ठीक है, और फिर अब ये कंडीशन बन जाएगी। अब देखो ये ओमेगा की वैल्यू है,
सो ये हाफ वाली वैल्यू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के आधा, मतलब राइट साइड में भी आ सकती है एंड लेफ्ट साइड में भी आ सकती है, एंड दस यू गेट अ रेंज। ओमेगा नॉट के बाजू में डेल्टा ओमेगा, इतने रेंज में आप खेल सकते हो, या इतने रेंज में आप आपकी फ्रीक्वेंसी रख सकते हो, सो दैट पावर डिसिपेटेड विल बी हाफ, और आप कहोगे ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा एंड ओमेगा टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। क्या सही है? एंड ये जो रेंज हो गई हमारी ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, दैट इज टू टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा, it is called as bandwidth। कौन से रेंज में आपका सर्किट ये इफेक्टिवली वर्क करेगा? सो इट इज इन द रेंज टू डेल्टा ओमेगा। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। और ऐसे वक्त ठीक है, अगर आपका सर्किट ओमेगा वन या ओमेगा टू इस वैल्यू पर काम कर रहा है, सो हमारे करंट की वैल्यू कितनी रहने वाली है? ये आई मैक्स, मैक्सिमम करंट जो रहेगा उसके रूट टू टाइम्स रहेगी। बट आई मैक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है रेजोनेंस कंडीशन पर जो रहेगी? वी नॉट अपॉन आर अपॉन रूट टू। वी नॉट अपॉन आर क्या है सर? वी नॉट अपॉन आर आई मैक्स की वैल्यू है। बिल्कुल सही है। सो ये हमारा करंट रहेगा जब हमारा सर्किट ओमेगा वन या ओमेगा टू इस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रहा है। क्या सही है क्या? क्यों ऐसा करते हैं हम? ओमेगा वन या ओमेगा टू इस पर क्यों ऑपरेट करते हैं? कि उस वक्त पावर डेसिपेशन मिनिमम रहेगा। ठीक है, सो देखो, अब हम रिलेशन लिख सकते हैं। ये रूट टू है, हाँ। सो अगर ऐसा है तो हम रिलेशन लिख सकते हैं, देखो। ये हमारा इम्पीडेंस कितना हो रहा है यहाँ पर? इम्पीडेंस आर रूट टू, या रूट टू टाइम्स ऑफ आर। सो हमारा इम्पीडेंस वैसे रहेगा आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा वन एल माइनस वन अपॉन ओमेगा वन सी, ये ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वेयर, ये वैल्यू आ रही है रूट टू टाइम्स ऑफ आर। अगर आप ओमेगा वन या ओमेगा टू इस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हो तो यह आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा वन एल माइनस ओमेगा वन सी का स्क्वेयर इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर राइट में चले गए, एक आर चला जाएगा, और दोनों साइड में रूट ले लिया तो ओमेगा वन एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू आर। ये राइट में गया, टू आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर दोनों साइड का रूट ले लिया। ठीक है, अब इसे ही आप लिख सकते हो ओमेगा वन को ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल माइनस वन अपॉन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा
इंटू सी इक्वल टू आर। ठीक है, ओमेगा नॉट एल कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाएगा ओमेगा नॉट एल 1 + डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस, यहाँ पर ओमेगा नॉट सी को कॉमन निकालते हैं 1 + डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल टू आर। क्या सही है? अब ओमेगा नॉट का स्क्वायर हमें क्या है पता है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर होता है 1/√LC। तो सॉरी, ओमेगा नॉट का स्क्वायर होता है 1/LC, या ओमेगा नॉट की वैल्यू रहेगी 1/√LC। ठीक है, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे सो देखो, हम इस C को क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू 1/√LC, सॉरी, C इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल। ये C की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये रिलेशन हो जाएगा ओमेगा नॉट एल 1 + डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस 1/C की वैल्यू पुट करता हूँ। हाँ, इक्वल टू आर। अब देखो, ये ओमेगा नॉट ने ओमेगा स्क्वायर के एक ओमेगा को खा दिया, ये दोनों ऊपर चले गए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। और फिर ओमेगा नॉट एल अगर कॉमन निकालता है तो यहाँ पर बचेगा 1 + डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस 1/1 + इक्वल टू आर। क्या सही है? देखो, ओमेगा ने ओमेगा नॉट ने यहाँ के एक ओमेगा नॉट को खाया, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला गया जिसको कॉमन निकाल कर बाहर लाया है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो आती है, ये वैल्यू आने वाली है, या इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 1 + डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, एक स्टेप ऐड करता हूँ, माइनस 1/1 + डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट को आप माइनस ऑफ 1 - डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट ऐसा लिख सकते हो, बिकॉज डेल्टा ओमेगा ये ओमेगा नॉट से बहुत बहुत छोटा है, तो हायर ऑर्डर टर्म्स चली जाएगी। अब देखो, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, सो ये बन जाएगा ओमेगा नॉट एल 1 - 1 चले जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 2 × डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल टू आर। और यहां से फिर आप लिखोगे यहां से आप लिखोगे डेल्टा ओमेगा, देखो ओमेगा नॉट चला गया, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू आर एल, R/2L। आपको रेंज मिल जाएगी कि बैंडविड्थ, हमारी बैंडविड्थ क्या रहेगी, 2 × डेल्टा ओमेगा जिसको हमने बैंडविड्थ कहा है, इट इज R/L। सो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसको ही क्वालिटी फैक्टर भी कहा है।
जिसको Q कहेंगे, इट इज ओमेगा नॉट, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ये हमारा आया है 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा की वैल्यू, देखो 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा की वैल्यू R बाय एल। सो ये R नीचे आएगा, L ऊपर चला जाएगा, और ये हो गया आपके क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है, या ओमेगा एल अपॉन आर। क्या सही है? अब आप यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हो, अल्सो ओमेगा नॉट की वैल्यू आपको पता है, 1/√, क्या है, LC। सो हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1/LC, ठीक है, और यहां से आप L की वैल्यू लिख सकते हो 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू C। ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा। देखो L की वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा नॉट अपॉन R, L की वैल्यू 1/ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू C, और यह आ जाएगा 1/ओमेगा नॉट RC। अगर रेजिस्टेंस पता है तो रेजिस्टेंस के टर्मिनोलॉजी में, सॉरी कैपेसिटेंस पता है तो कैपेसिटेंस के टर्मिनोलॉजी में, अगर आपको इंडक्टेंस पता है तो उसके टर्मिनोलॉजी में, या अगर आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ पता है तो उसके टर्मिनोलॉजी में। इस प्रकार से आप ये क्वालिटी फैक्टर, दैट इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इसको निकाल सकते हो, ठीक है। देखो कहां से शुरुआत की, हमने ये पार्ट देखा था, हमारे RLC सर्किट में इंपीडेंस क्या रहेगा, ये फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फाई की वैल्यू क्या रहेगी, इंपीडेंस ट्रायंगल या इंपीडेंस डायग्राम देखी। फिर हमने शुरू किया हमारा डिस्कशन, करंट मैक्सिमम कब होगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस वाली कंडीशन। ये तब आएगी जब XL माइनस XC का स्क्वायर ये वैल्यू मिनिमम रहेगी, दैट इज XL इक्वल टू XC रहेगा। ये कंडीशन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आने वाली है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट रहेगी 1/√LC। फिर हमने कहा कि इस कंडीशन पर प्रॉब्लम क्या है, करंट मैक्सिमम रहेगा तो पावर कंजम्पशन मैक्सिमम रहेगा। सो इसलिए हम ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 ओमेगा नॉट के डेल्टा ओमेगा आजू बाजू में ऐसी कंडीशन देखते हैं कि जहां पर करंट ये मैक्सिमम करंट के √1/√2 टाइम्स रहेगा, सो पावर कंजम्पशन आधा हो जाएगा। सो ये जो रेंज मिल गई, दिस इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ, इट इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा। ओमेगा नॉट के राइट साइड में डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट के लेफ्ट साइड में डेल्टा ओमेगा। फिर हमने कहा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, मतलब हमने एक्चुअली ये क्वालिटी फैक्टर डिराइव किया। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मतलब क्वालिटी फैक्टर मतलब Q, विच इज ओमेगा नॉट अपॉन 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, या ओमेगा नॉट L अपॉन R, अगर आपको L पता है तो, या अगर आपको C पता है तो Q आ जाएगा 1/ओमेगा नॉट RC। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं, विच इज पावर कंजम्पशन इन AC सर्किट जिसमें पावर फैक्टर इन्वॉल्व है। ठीक है, सो देखो हमारा पोटेंशियल रहा है E0 साइन ओमेगा टी,
एंड हमारा करंट रहा है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और हमें कुछ चीजें पता है। क्या पता है? करंट की वैल्यू मैक्सिमम या आई नॉट की वैल्यू रहेगी ई नॉट बाय जेड, एंड फाई की वैल्यू रहेगी tan फाई विल बी एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, या वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। ठीक है, अब देखो एट एनी इंस्टेंट पावर कंजम्पशन कितना रहेगा? v इंटू आई, ये रहेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यह आ जाएगा ई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन टू, और ये बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाला कॉस फाई। देखो ई नॉट आई नॉट को लिखा, ये टू टाइम्स, मैं पहले लिख लेता हूँ, कॉस फाई माइनस कॉस ऑफ टू ओमेगा टी प्लस फाइव। किसके जगह लिखा है ये? देखो टू साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये आएगा कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या सही है? सो देखो, अब ये इंस्टेंटेनियस पावर हुई। अब एवरेज पावर कंजम्पशन ओवर अ साइकिल विल बी एवरेज ऑफ दीज टू फैक्टर्स। सो देखो, ये आ जाएगा ई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन टू कॉस फाइव माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव ओवर अ साइकिल। क्या सही है? बट अब देखो, यहां पर तो टाइम नहीं है, यहाँ पर टाइम है, एंड फिर ये कॉस, यहाँ पर कॉस की वैल्यू कांस्टेंट है फाई, यहाँ पर कॉस वेरिएबल है, एंड अगर ये वैल्यू हो रहा है तो ओवर अ साइकिल कॉस फंक्शन की वैल्यू जीरो आती है, इसलिए ये आ जाएगा ई नॉट आई नॉट अपॉन टू इंटू कॉस पाई। यहाँ के सभी पैरामीटर कांस्टेंट है, यहाँ के सभी पैरामीटर कांस्टेंट है। ऐसा क्यों लिखा आपने? एवरेज वैल्यू ऑफ cos omega t plus phi over a cycle is 0.
ठीक है, सो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज ई नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट टू इंटू कॉस फाइव। सो यह आ जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, एंड दिस इज पावर कंजम्पशन इन डीसी, and cos phi is called as power factor of AC circuit। अब देखो, पावर कंजम्पशन मैक्सिमम कब रहेगा? सर पावर कंजम्पशन मैक्सिमम जब रहेगा जब cos phi की वैल्यू मैक्सिमम दैट इज 1 रहेगी, मतलब phi की वैल्यू 0 रहेगी, मतलब करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, मतलब हमारा सर्किट प्योर रेजिस्टिव रहेगा तब। ठीक है, cos phi की वैल्यू मिनिमम तब रहेगी जब phi की वैल्यू 90 रहेगी, जैसे प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। और बाकी सभी कंडीशन में जहां पर आरएलसी है वहां पर फाई की वैल्यू 90 से 0 के बीच में कुछ रहेगी, एंड डिपेंडिंग ऑन दिस फाई की वैल्यू पावर कंजम्पशन डिपेंड करेगा। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसी रिलेशन को आप ई नॉट को, क्या आई नॉट, ई नॉट को क्या आई नॉट इंटू जेड में लिख सकता हूं क्या? सो आई नॉट स्क्वायर जेड ये वैल्यू हो सकती है क्या यहाँ पर? यहाँ पर आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू जेड इंटू कॉस फाई, because ERMS can be written as IRMS into Z। सो इस प्रकार से आप एसी सर्किट का पावर कंजम्पशन निकाल सकते हो। ठीक है, सो विद दिस वी विल स्टॉप।